फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू शर्मा एंड वेलकम टू नीतू एजुकेशन वर्ल्ड। तो हमने स्टार्ट कर रखी है हिंदी की टॉप 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज शुरू, जिसमें हम करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीटेट में पूछे जाते हैं। तो जिसके 50 क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच। और अब हम बिना देर किए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। This could all be over. We're not okay. Shattered glass everywhere. Tears of rage. Waiting for the rain. प्रश्न नंबर 9 प्रश्न नंबर 109, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक स्तर पर यानी कि छोटे बच्चों के लिए बोला है कि लेखन क्षमता के संदर्भ में कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा, सुलेख, वर्तनी, श्रुतलेख या मौलिक विचार। तो अगर लेखन क्षमता की बात है तो उसके मौलिक विचार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। कि मीन्स जो वो कहना चाह रहा है वो उसको लिख पा रहा है या नहीं, वो अपने विचार व्यक्त कर पा रहा है या नहीं, इसीलिए हमारा आंसर होगा सी। उसके बाद है प्रश्न 110, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो श्रवण और वाचन यानी कि सुनना और बोलना दोनों कौशलों के विकास के लिए इनमें से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण होगी। प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना यानी कि प्रश्न उत्तर के लिए एक सत्र आयोजित करना, रेडियो समाचार सुनना, इसमें फिर बोलने का कहाँ से होगा। फिर है कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रियाएं जानना या हाव भाव के साथ कविता सुनना। तो कविता सुनने में तो फिर उसका श्रवण कौशल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कहानी सुनकर बच्चों के हाव भाव जानना या उनकी प्रतिक्रियाएं जानना, कहानी सुनाकर। प्रश्न नंबर 110, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी कि सुनने और वाचन होता है बोलने के विकास के लिए। प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना, रेडियो समाचार पत्र सुनना और कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रियाएं जानना और हाव भाव के साथ कविता बुलवाना। तो हाव भाव के साथ कविता बुलवाने में बच्चों के श्रवण कौशल का विकास नहीं होगा। प्रश्न उत्तर क्षेत्र में उसका श्रवण कौशल कहाँ से होगा, वो सिर्फ आंसर करेंगे। रेडियो समाचार में सिर्फ वो सुनेगा, वाचन कौशल नहीं होगा। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही, क्योंकि कहानी सुनाकर वो सुनेंगे तो श्रवण कौशलों के विकास में होगा और अगर वो फिर उसकी प्रतिक्रिया देंगे तो उनका वाचन कौशल भी बेहतर होगा। इसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 111, वाणी डैश होती है और लिखित भाषा में या लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। तो वाणी किसको बोलते हैं। वाणी ज़्यादातर ये जो बोलियाँ होती हैं ना, उनको, हमारे आसपास जो बोलियाँ बोली जाती हैं उनको ही बोलते हैं वाणी। तो ये क्या होती हैं, स्थिर होती हैं। ठीक है, स्थिर होती हैं और भाषा की तुलना में ये बहुत तेज़ी से बदलती हैं। तो यही इसका आंसर होगा, बाकी सब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 112, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। तो अब बहुभाषी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जिस कक्षा में एक से ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो देखते हैं इसके ऑप्शन क्या हैं। जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो, नहीं, बच्चों के लिए बात हो रही है ना। जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्यक्रम उपलब्ध हो, पाठ्यक्रम की भी बात नहीं होती है इसमें। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, या फिर जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता हो। जहाँ पर हमारा आंसर होगा जहाँ पर प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, क्योंकि अलग अलग इन्वायरमेंट से अलग अलग भाषा के बच्चे आते हैं और उन सारी भाषाओं को वहाँ पे प्राथमिकता दी जाए, उन सारी भाषाओं को सम्मान दिया जाए, उसी को कहते हैं हम बहुभाषी कक्षा। प्रश्न नंबर 113, संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। अनुदित होती है ट्रांसलेटेड होना, वो कथनीय होना मतलब। ठीक है, तो आपके कॉग्निशन के स्तर पर विकसित
क्या होगी जो कि आसानी से ट्रांसलेटेड होती रहेगी, वो होती है हमारी भाषा क्षमता। ठीक है, ज्ञान क्षमता नहीं होगी, ना तर्क क्षमता होगी और न ही व्याकरण क्षमता होगी। अगर हमारे कॉग्निशन के लेवल पर अगर हमारी भाषा विकसित होती है या भाषा क्षमता विकसित होती है तो वह अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। तो इसके बाद है प्रश्न नंबर 114, भाषा शिक्षण को डैश के संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। किसके संदर्भ में रखने की आवश्यकता है भाषा शिक्षण को? बहुभाषिता के। किसके संदर्भ में देखने की आवश्यकता है? बहुभाषिता मीन्स सारी भाषाओं को, अन्य सारे बच्चे जो अलग अलग बोलियां अपने घर से लेके आते हैं उन सारी भाषाओं को वहाँ पे सम्मान दिया जाए, तभी हम भाषा शिक्षण को और बेहतर बना सकते हैं। तो उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न। नंबरिंग पे मत जाइएगा, अलग अलग जगह से लिए गए प्रश्न हैं इसलिए नंबरिंग तो ऑब्वियसली अलग अलग होगी। भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता। तो भाषा का जो अस्तित्व है या उसका जो विकास है वो कहाँ? साहित्य से होता है। साहित्य के बाहर भी एक दुनिया है, सिर्फ विद्यालय में भी नहीं होता, सिर्फ परिवार में भी नहीं होता, क्योंकि भाषा का अस्तित्व विकास तो परिवार में, विद्यालय में, साहित्य में, हर जगह होता है। तो कुल मिला के हमारा आंसर हो जाएगा समाज, क्योंकि समाज में साहित्य, विद्यालय और परिवार तीनों ही सम्मिलित हैं। ओके, उसके बाद है प्रश्न नंबर 98, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? यानी कि किसी भी समावेशी यानी कि अनुक्लूसिव क्लासरूम जिसको बोलते हैं उसके बारे में पूछा है कि कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के लिए अनुकूल है। भाषा शिक्षण के कुछ सिद्धांत होते हैं ना, तो उनके अनुकूल पूछा गया है कि कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। तो सबसे पहले है हमारे पास, बच्चे अनुकूल वातावरण के आधार पर क्या करेंगे? नियम बनाएंगे या नियम नहीं बना सकते? बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना सकते, तो ये तो कोई नियम ही नहीं है। दूसरा है, भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। भाषा तो घर पे रहकर भी अर्जित कर सकते हो, विद्यालय में तो सीखी जाती है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा शिक्षा की गति त्वरित करता है, ये भी सही नहीं है। तो ये होगा, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। जी हाँ, प्रिंट समृद्ध जो माहौल होता है वो बच्चों को भाषा को सीखने में हमेशा मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है प्रश्न 99, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो फिर वही होगा, आई थिंक ये सेम क्वेश्चन ही आगे, कि उसका जो समृद्ध भाषिक परिवेश है वहीं पे बच्चा अच्छे से सीख सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार करते हैं, ये तो सही है। बच्चों की भाषाई संकल्पना और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है, जी नहीं। अगर विद्यालय का जो भाषाई परिवेश है और बच्चे की जो भाषाई संकल्पना है उनमें अगर विरोधाभास होगा तो बच्चे अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। इसके बाद है हमारे पास, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ विद्यालय में ही समृद्ध जटिल संरचनाओं को अर्जित करते हैं, वो घर से भी सीख के आते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट है हमारे पास, सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणी एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करता है, ये भी नहीं होगा। इसका हमारा आंसर हो जाएगा यही, बच्चे भाषा परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार करते हैं। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में यही कथन सबसे सही है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में, तो कोई प्राथमिक स्तर पर बच्चों किसी भी प्रांत में अलग अलग प्रांतों से आने वाले बच्चों का एडमिशन हुआ है स्कूल में, ठीक है, प्राथमिक स्तर की कक्षा में, तो ऐसी जो स्थिति है उसमें उनका विकास कैसा होगा? तो अब अवरोध तो बिल्कुल भी पैदा नहीं करता है। बार बार हम बहुभाषी कक्षा की बात करते हैं तो अवरोध तो पैदा नहीं करेंगी, नहीं समस्या होगी, नहीं इसमें कुछ चुनौतियां आने वाली हैं। इसको हम एक अनमोल संसाधन के रूप में प्रयोग करेंगे, मीन्स एक रिसोर्स के रूप में लेंगे कि अगर अलग अलग प्रांतों से अलग अलग भाषाओं के बच्चे आए हैं तो वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ अलग सीखने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद है प्रश्न 101, पहली कक्षा की
भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है क्यों चिंतित हो है? तो एक बार ऑप्शन देख लो। विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग अलग है, तो वो तो अच्छा होता है ना, बच्चों को 2 भाषाएं सीखने मिलती हैं। उसके बाद है विद्यार्थी अपने साथियों से झगड़ा करता है, लेकिन इससे भाषाई शिक्षा का कोई वो नहीं है। विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है। इसका आंसर होगा कि विद्यार्थी को घर पर बोलने के या बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, तो उसका अगर बच्चा कम बोलेगा तो उसका इतना अच्छा भाषाई विकास होगा नहीं, तो इसलिए उसकी अध्यापिका चिंतित है। अब हमारे पास नेक्स्ट है प्रश्न 102। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सबसे एक बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है, ये भी गलत है। बच्चे बड़े परिवार से हों, गरीब परिवार से हों, कहीं से भी हों, अगर उन्होंने भाषा अच्छे से एक्वायर की है तो वो अच्छे से बोल पाएंगे, अपनी भाषा को व्यक्त कर पाएंगे बात को। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। और लास्ट है सभी बच्चों को बोलना सीखने की गति एक समान होती है, तो ये भी नहीं होगा, सबकी गति एक समान नहीं होती। कुछ छोटे ही जल्दी बोलना सीख जाते हैं, कुछ तो 1-1.5 साल होने के बाद भी बहुत कम शब्द बोलते हैं, तो ये उनके भाषाई परिवेश पे डिपेंड करता है। तो इसका हमारा जवाब होगा कि कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पे, यानी कि बच्चों को बोलने के लिए सुनने के जितने ज़्यादा अवसर मिलेंगे उतने ही उनको बोलना सरलता से वो सीख पाएंगे। इसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 103। प्रश्न नंबर 103, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है कि किसी कक्षा में या विद्यालय में समृद्ध भाषाई परिवेश क्या है? तो सबसे पहले है बोलने, सुनने या पढ़ने लिखने के अधिक अवसर। सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। एक से अधिक भाषा शब्दों के उपलब्धता, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी या मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर। तो समृद्ध परिवेश के लिए बच्चों के अधिक से अधिक उनको सुनने के, बोलने के, पढ़ने के, लिखने के जितने ज़्यादा अवसर ज़्यादा मिलेंगे उतना ही उनका परिवेश अच्छा होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद है हमारे पास प्रश्न 104। अपने विद्यार्थियों के भाषाई संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? तो क्या आपको बच्चों का विकास का क्रमिक वो देखना है, भाषा का क्रमिक विकास देखना है या उसका आकलन करना है? तो आप किस पे सबसे ज़्यादा निर्भर करेंगे उनका आकलन करने के लिए? मौखिक कार्य पर? नहीं, सिर्फ मौखिक कार्य से थोड़ी हम बच्चों की भाषा विकास का आकलन कर सकते हैं। नहीं, गृह कार्य या उत्तर पुस्तिकाओं से उनका पूर्ण आकलन कर सकते हैं। नहीं, अकेली कक्षा में अवलोकन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा आंसर होगा पोर्टफोलियो के अवसर या पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। पोर्टफोलियो एक डॉक्यूमेंट लगा लो या एक बैग जैसा होता है जिसमें हम बच्चे के सारी जो भी वो अचीव करता है, चाहे वो एकेडमिक में हो या उनके को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो या फिर उनके एफए में हो, उन सब को हम नोट डाउन करते हैं। तो ये हमें उसका पूर्ण अवलोकन करने में हेल्प करता है, तो इसलिए मुख्य निर्भरता पोर्टफोलियो पे होगी। इसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 105। आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन और अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप क्या करेंगे? जैसे आप लेसन पढ़ा रही हैं, बच्चों को एक्सप्लेन कर रही हैं, तो उन शब्दों के अर्थ बताने के लिए आप क्या उनको डिक्शनरी के मीनिंग बताएंगी या क्या करेंगे? तो शब्दकोश देखना सिखाएंगी? ये तो नहीं होगा। शब्दकोश एक एक शब्द का अर्थ ढूंढने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाने वाला है और वैसे होता भी नहीं है। शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी, ये भी सही नहीं है। पाठ के संदर्भ में अर्थ समझाने की स्थिति पैदा करेंगी या पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगी? तो हम ये भी नहीं करेंगे। हम जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसी के संदर्भ में, जैसे जैसे कहानी चल रही है या जो भी हम टॉपिक समझा रहे हैं उसी के संदर्भ में उसके अर्थ समझाने की स्थिति पैदा करेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब बच्चे खुद से भी अगर कोई पाठ पढ़ते हैं तो वो शब्दों को एक दूसरे से कनेक्ट करके उनको समझ सकें। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 106। किसी भाषा की या किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है और आपके एग्ज़ाम में भी लगभग हर बार आता ही आता है कि भाषा पर अधिकार प्राप्त करना या भाषा के विकास करना। तो इसके लिए सबसे वही है कि आप उस भाषा का, इसका सही जवाब सिर्फ यही होगा कि उस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग करें, अधिकाधिक बोलें, लिखें, सुने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कि उस भाषा का अधिकाधिक हमें प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 107 और आज का आखिरी प्रश्न। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। अब ये प्रश्न ध्यान से पढ़ना, जिम्मेदारी नहीं है वो पूछा है, न कि क्या जिम्मेदारी है। तो बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना ये तो आपकी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद है बच्चों की विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध करवाना, ये भी टीचर की जिम्मेदारी होती है। बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना या फिर विभिन्न कक्षाओं या विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, तो उनके लिए आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग संसाधनों को उपलब्ध करवाना भी आपका ही जिम्मेदारी होती है। तो आपकी जिम्मेदारी क्या नहीं है कि आप जब आकलन करें तो बच्चों के प्रति ज़्यादा उदार ना बने, ठीक है, जैसा वो कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उनका आकलन करें। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आएंगे क्वेश्चन के आंसर। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं, अगर आपको थोड़े से भी अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आपको और भी ऐसे ऐसे अच्छे वीडियोज़ देखने को मिलते रहें। थैंक यू एवरीवन।